पुराने समय की बात है, एक राज्य था जिसपे राजा समरसेन का राज था। उसका मंत्री का नाम था प्रसन्नजीत। जैसा उसका नाम वैसा उसका काम। वो हमेशा खुश रहता था। एक बार तो उस मंत्री के जवान बेटे की मृत्यु हो जाती। तो अगले दिन जब वो दरबार में आता है तो वो हमेशा की तरह नॉर्मल था, खुश था। तो राजा को ये बात बड़ी अचंभित करती है। उस समय तो वो राजसभा में कुछ भी नहीं बोलता। संध्या टाइम पे वो मंत्री को अकेले में बुलाता है। तो मंत्री मिलता है राजा से, तो राजा पूछता है, कल तुम्हारे जवान बेटे की मृत्यु हुई है और आज तुम राज दरबार में उपस्थित हो गए और हमेशा की तरह बातें कर रहे हो हंसते हुए। क्या तुम्हें दुख नहीं है? तो वो मंत्री कहता है, महाराज दुख तो बहुत है, लेकिन उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं अपने दुख से और लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसा मैं दिखूंगा वैसे ही सामने वाले लोग बिहेव करेंगे। इसीलिए मैं सिंपल रहना चाहता हूँ। मैं खुश हूँ, ठीक है, जो हालात थे, जो भगवान ने किया वो सही कर। तो राजा कहता है, क्या तुम हर हालात का सामना कर सकते हो? तो मंत्री कहता है, ये तो भगवान के ऊपर निर्भर करता है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं किसी भी हालात में विचलित ना हूं, अपनी आदत को ना बदलूं, मैं लोगों से खुश होकर मिलूं। राजा को ये बात बड़ी अचंभित लगती है, गुस्सा भी आता है कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, मतलब अजीब आदमी है। जवान बेटा मर गया फिर भी वो हंस रहा है, खुश है। तो वो उस समय तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मंत्री को लग जाता है कि अब मेरी परीक्षा का नंबर आ गया। राजा कुछ ना कुछ तो मेरी परीक्षा जरूर लेगा। ऐसे समय बीत जाता है, 1 महीना बीत जाता है। मंत्री भी उस बात को भूल जाता है कि कुछ हुआ था। शुरू शुरू में तो उसको लगा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन राजा जब नॉर्मल हो गया तो उसको लगा कुछ नहीं होने वाला। 1 महीना बीत जाता है, जब एक दिन राजसभा में राजा उस मंत्री को सब लोगों के सामने एक सोने की डब्बी देता है। उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत मोती होता है। राजा मंत्री को कहता है कि आप इस मोती को बड़े संभाल कर रखिएगा, ये मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। इसीलिए मैं इसको खजाने में नहीं रखना चाहता, खजांची को भी नहीं देना चाहता। मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं ये अपने जान से ज्यादा कीमती मोती आपको दे रहा हूँ। ये मेरे परदादा की निशानी है, आप इसको संभाल कर रखना, मैं जंगल में शिकार के लिए जा रहा हूँ। मंत्री समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, वो जिम्मेदारी ले लेता है। घर जाता है मंत्री, अपनी पत्नी को सब कुछ बात बता देता है कि ये राजा जी ने मुझे ये मोती दिया है। अगर ये गलती से भी मोती खो गया तो समझ लेना हम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो जो मंत्री की पत्नी होती है वो कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगी, किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगी। तो मंत्री कहता है, अपनी बेटी को भी इस बारे में मत बताना, दीवारों के भी कान होते हैं। तो वो कहती है, ठीक है, किसी को भी नहीं बताऊंगी मैं इस मोती के बारे में। और फिर वो सो जाते हैं। जब आधी रात होती है तो उसकी भी पत्नी मोमबत्ती जलाती है, क्योंकि बेटी दासी, मतलब जो भी नौकर नौकरानी होते सब सो रहे होते हैं। जब वो तहखाने में जाती है और उस मोती को संभाल कर रख देती है, तहखाने की चाबी जो होती है हमेशा मंत्री की पत्नी के पास होती है। तो वो संतुष्ट हो जाते हैं कि ठीक है, सब कुछ ऐसे चलता रहता है। 15 दिन तो राजा शिकार करके आता है। फिर 15 दिन के बाद वो 3 कूटनियों को बुलाता है। कूटनियां पहले वो स्त्री होती थी जो, मतलब किसी भी घर की खबर निकालनी हो, कुछ भी ऐसा काम हो तो वो बड़ी चालाकी से कर लिया करती थी। तो वो अपने राज्य की 3 कूटनियों को बुलाता है और उनको से पूछता है, तुम क्या कर सकते हो? तो पहली कूटनी कहती है, मैं आसमान को फाड़ सकती हूँ। दूसरी कूटनी कहती है कि मैं आसमान को फाड़ सकती हूँ, उसके बाद उसको सिल भी सकती हूँ। जो तीसरी कूटनी होती है वो कहती है, महाराज ना तो मैं आसमान फाड़ सकती ना सिल सकती, लेकिन किसी के भी घर की कोई खबर है तो वो लाके देनी है तो मैं आपको लाके दे सकती हूँ। तो राजा पहले 2 कूटनियों को तो कुछ देर के विदा कर देता है और तीसरी कुटनी को बताता है कि ऐसे ऐसे मैंने एक मंत्री को अपना सोने का मोती दिया है, सोने की डब्बी है, उसमें हीरे का मोती रखा है, वो उसने कहीं छुपा के रखा है, तुम्हें वो निकाल के लाना है, चोरी करके लाना। तो वो कूटनीति कहती है, काम तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे को आपको इसके लिए 6 महीने का समय देना होगा। तो राजा कहता है, दिया, 6 महीने का समय देता हूँ, लेकिन 6 महीने से एक भी दिन ऊपर नहीं, नहीं तो तुम्हारे को कड़ी सजा दी जाएगी। और अगर तुमने ये काम पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खाएंगी। कुटनी खुश हो जाती है, थोड़ा सा धन राजा उसको दे देता है। कुटनी अपने घर जाती है, वहां उसकी बेटी होती है। तो बेटी को वो बोलती है, बेटा मैं 6 महीने के लिए जा रही हूँ। तो उसकी बेटी समझ जाती है कि भाई ये कोई गलत काम करने जा रही है। वो उसे खूब समझाती है, माँ अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब ये सब काम छोड़ दो। तो कुटनी कहती है, बेटा ये मेरा अंतिम काम है,
इसके बाद मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगी, तुम चिंता मत करो, बस ये मुझे अंतिम काम कर लेने दो। जो कूटनी होती है वो 2-3 जोड़ी कपड़े अपने गठरी में डालती है और चल देती है मंत्री के महल की। जब वो मंत्री के महल के बाहर पहुंचती है तो बड़ी दयनीय हालत में पहुंचती है, रोती हुई पहुंचती है और मंत्री के सैनिक से कहती है, मुझे मंत्री की पत्नी से मिलना है, मैंने सुना है वो बहुत ही दयालु है, तो आप उन्हें जाकर संदेश दे दीजिए कि कोई बूढ़ी माँ आपसे मिलना चाहती है। तो सैनिक को उस पर दया आ जाती है कि बूढ़ी है, दयनीय हालत में है। तो वो मंत्री की पत्नी को जाकर संदेश देता है कि कोई माता जी हैं, ऐसे ऐसे आपसे मिलना चाहती है। मंत्री की पत्नी उस बुढ़िया माता को अंदर बुलाती है, पूछती है, माँ क्या हुआ, आप ऐसी हालत में क्यों हो, आप मुझसे क्या चाहती हो? तो वो बता देती है कि मैं बहुत भूखी हूँ, प्यासी हूँ, एक जहाज था, मैं अपने पति और बच्चों के साथ घूमने जा रही थी, तो वो जहाज डूब गया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा, अब बस उस जहाज में से मैं बची हूँ जो किनारे पर आ गई। ऐसे ऐसे करके वो एक कहानी सुनाती है। मंत्री की पत्नी को उस पर दया आ जाती है कि भूखी प्यासी है। पहले वो कहती है कि बूढ़ी माँ को खाना खिलाओ, तो वो अपनी नौकरानी को बोल के उसको भेजती है कि इस बूढ़ी माँ को खाना खिला दो और इसके रहने की व्यवस्था यहीं पर कर दो। तो उसको क्या चाहिए था, वो तो यही चाहती थी कि भाई मेरे को रहने की जगह मिल जाए किस तरीके से। मंत्री की बीवी उसकी बातों में आ जाती है और उसको खाना खिला देती है और उसके लिए एक कमरा तैयार करवा देती है कि माँ जी आप आराम से यहाँ रहिए, अपना पूजा पाठ कीजिए और भोजन कर लिया। ठीक है, वो कुटनी रहने को तैयार हो जाती है। शाम को मंत्री जी आते हैं, तो वो बताती है कि ऐसे-ऐसे आज एक बूढ़ी माँ आई है और ऐसे-ऐसे बड़ी रो रही थी और वो पानी का जहाज डूब गया बताया, तो उनका पूरा परिवार डूब गया, वो किनारे पर आ गई, वो ज़िंदा बची है, ब बहुत ही दुखियारी औरत है। तो मंत्री कहता है कि ऐसे किसी अनजान औरत को अपने घर पर रखना सुरक्षित नहीं है, आपको नहीं रखना चाहिए था। तो वो कहती है अब मैं क्या करूँ? तो वो कहता है वैसे ऐसे हुआ तो था, मैंने भी सुना था, मेरे पास व्यापारी आते रहते हैं, तो बता रहे थे कि ऐसे एक पानी का जहाज डूबा है। तो हो सकता है उसमें भई वो खाली बच गई हो, बाकी नहीं। तो दोनों पति-पत्नी आपस में बात कर रहे थे। जो वो बूढ़ी माई होती है, वो घर में सब नौकरों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है, इनके साथ बहुत अच्छा बिहेव होता है। वो जो मंत्री की बेटी होती है, उसको नानी माँ कहकर बुलाती है। वो बूढ़ी माँ पूजा पाठ करती है, प्रसाद बाँटती है, अच्छी-अच्छी बातें उसकी मंत्री की बेटी को सिखाती है। तो मंत्री भी कहता है कि सही है, कुछ नहीं है, क्योंकि 1-2 महीने ऐसे रह लेती है वो बुढ़िया। ऐसे समय बीतता जाता है, 3-4 महीने निकल जाते हैं, वो बूढ़ी माँ उनके साथ ही रह रही होती है। अब तो वो उस घर की एक सदस्य की तरह हो गई होती है और मंत्री की पत्नी भी उस पर सबसे ज्यादा विश्वास करती है। अपने नौकरों में सबसे ज्यादा विश्वास वो बूढ़ी माई पे करती है। एक बार मंत्री की पत्नी को अपने भतीजे की शादी में जाना होता है और उसकी बेटी बीमार होती है। तो वो बूढ़ी माई कहती है, एक काम करो, तुम अकेली चली जाओ, बिटिया की तबीयत सही नहीं है, कल को तुम वहां लेकर जाओगी तो इसको पता नहीं खाना पीना कैसा मिलेगा, तो इसको यहीं छोड़ जाओ, जिस दिन शादी की तारीख है उस दिन मैं इसको तैयार करके भेज दूंगी, तब तक इसको यही रहने दो, मैं इसका ध्यान रख लूंगी। मंत्री की पत्नी को लगता है कि सही बात है कि वहां शादी का माहौल है, ये पता नहीं इसको खाने पीने को अलग से कुछ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा बीमार हालत में। तो वो कहती है ठीक है अम्मा जी, ऐसे करो आप इसको यहाँ रख लो, और वो तिजोरी की चाबी उस कूटनी को थमा देती है कि माँ ऐसे करना, इसको उस दिन तैयार करके अच्छे से गहने वहने पहना देना और इसको भेज देना। तो कूटनी कहती है ना बेटा ना, मैं चाबी नहीं लूंगी, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, तुम ऐसे करो ये चाबी अपनी बेटी को दे जाओ, वही गहने निकाल लाएगी। तो और मैं बस हाँ उसके साथ चली जाऊंगी, भाई तहखाने में कहीं उससे ताला वाला लगे कि नहीं लगे, मैं उसके साथ जरूर चली जाऊंगी। तो वो मंत्री की पत्नी ऐसे ही करती है, अपनी बेटी को चाबी दे जाती है कि ऐसे ऐसे नानी माँ के साथ जाकर तुम उस दिन गहने निकाल लाना और पहनकर वहां पर आ जाना। तो बातचीत तय हो जाती है। तो फिर जिस दिन तारीख तय होती है उस दिन वो कूटनी उसको लेकर बेटी को ले जाकर तहखाने में लेकर जाती है। तो वहां पर वो कहती है बेटा अपनी पसंद के गहने निकाल लो। तो जैसी संदूक खोलती है तो कूटनी की नजर तो यही होती है कि कहीं से वो डिबिया दिख जाए। तो वो दिख जाती है उसको डिबिया, तो चोरी से चुपके से लड़की को पता भी नहीं चलता और वो डिब्बी उठाकर अपने पास रख लेती और फिर उस लड़की को तैयार करके उसकी नानी के असली नानी के घर भेज देती है, मतलब उसके मामा के घर शादी में भेज देती है। और फिर वो आराम से वो शादी में मजे कर रहे होते हैं। जब वो पीछे से वो बुढ़िया क्या करती है, वहां से चली जाती है रात के समय में, वहां से चुपके से गायब हो जाती है। मंत्री की पत्नी ने अगले दिन घर आती है, तो वो पूछती है माँ कहाँ है। तो वो सब नौकर बताते हैं कि बूढ़ी माँ ही तो रात से मतलब
कमरा ही नहीं खोला उन्होंने। उन्होंने कहा शायद पूजा पाठ कर रही होगी, रामायण का पाठ कर रही होंगी, इसीलिए उन्होंने दरवाजा नहीं खोला होगा। अब उनको आप परेशान मत करो, ऐसे करना शाम को भोजन के समय ही उनको आवाज लगाना। शाम को भोजन के समय उस बुढ़िया माई को आवाज लगाई जाती है, दरवाजा खोला जाता है तो वहां कोई नहीं होता। तो मंत्री और मंत्री की पत्नी के होश उड़ जाते हैं। उनका सबसे पहला शक यही जाता है कि भाई चोरी हुई होगी। तो वो जाके तहखाने में चेक करते हैं तो पक्का वो डिब्बी थी नहीं। तो उनके होश उड़ जाते हैं, लेकिन कर क्या सकते थे, उस बुढ़िया के बारे में कोई कुछ जानता तो था ही नहीं। दूसरी तरफ वो बुढ़िया राजा के पास चल जाती है, राजा के सैनिक को बोलती है कह दो कि जो तुम्हारी 6 महीने पहले नौकरानी गई थी ना वो वापस आ गई। राजा समझ जाता है कि कुटनी आ गई है, तो राजा को ले जाकर वो डिब्बी दे देती है। और राजा उसके बदले में उसको खूब सारा पैसा, खूब सारी धन दौलत देता है। बुढ़िया को ये काम अच्छा तो नहीं लग रहा होता। वो राजा को कहती है कि वो मंत्री और मंत्री की पत्नी जो है बहुत ही नेकदिल इंसान है, आप उनके साथ कुछ बुरा मत करना। तो राजा कहता है आपने अपना काम कर दिया, आपको आपके काम के पैसे मिल गए, आप यहाँ से जा सकती है। बुढ़िया चली तो जाती है, लेकिन उसको अफसोस भी होता है कि इतने अच्छे से उन्होंने मुझे रखा और मैंने उनके साथ क्या किया। लेकिन फिर भी वो पैसे लेके चली जाती है, क्योंकि राजा के आगे उसकी भी नहीं चलनी थी। अगले दिन फिर अब तो राजा को पता चल ही गया था कि भाई मोती चोरी हो गया। अगले दिन राजसभा जब लगती है तो जो राजा होता है उस मंत्री से कहता है मैंने आपको एक मोती दिया था 6 महीने पहले राजसभा में सबके सामने, मुझे वो मोती लाकर आप दे देना। मंत्री समझ जाता है कि भाई ये राजा की चाल थी और राजा ने ही वो मोती गायब करवाया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। राजा उससे किए और कह देता यदि आप मोती लेकर नहीं आए तो आपको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, खाली आपको नहीं आपके परिवार को भी सजा मिलेगी। तो मंत्री क्या कुछ हाव भाव से बताता नहीं है, कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो कहता है ठीक है राजा साहब आपका मोती आ जाएगा। और अगले दिन वो मंत्री चला जाता है शाम को अपने घर पे। तो फिर वो अपनी पत्नी को बता देता है कि राजा ने मोती मंगाया है और ऐसे ऐसे। तो उसकी पत्नी बहुत दुखी होती है, वो कहता है तुम परेशान मत हो, जो होगा कल होगा, आज तो कुछ नहीं है ना, आज हम अपना मजा करेंगे, पार्टी मनाएंगे। ऐसे करो तुम अपने सब रिश्तेदारों को और दोस्तों को बुला लो, आज हम खूब मिलके मजा करें, जो होगा कल सोचेंगे। उधर दूसरी तरफ राजा ने सैनिकों को भी उसके घर पर भेज दिया होता है कि देखो उसके घर का क्या माहौल है, कैसा माहौल है, वो कैसे भाव भाव है उसके। तो राजा के सैनिक आकर उसको बताते हैं कि भाई उसके घर पे तो जश्न चल रहा है, खूब सारे मेहमान आ रहे हैं और खूब जश्न चल रहा है। राजा बड़ा हैरान होता है कि ऐसे हालात में भी ये जश्न मना सकता है। कोई बात नहीं, कि देखते हैं कि अब मोती देता है कि नहीं ये देता। तो वो ठीक है, जश्न हो जाता है, रात को आराम से सब सो जाते हैं जश्न मना मनो के। सुबह होती है तो मंत्री की पत्नी बहुत ही परेशान होती है कि अब क्या होगा। कहता क्या होगा कुछ मत सोचो, जो होगा देखी जाएगी, ऐसे करो तुम तो ना मुझे अच्छी सी मछली बना के खिला दो। अब पता नहीं मैं शाम का तो भोजन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस बार मेरी आत्मा तृप्त कर दो, एक मछली मंगाओ और मछली पका दो। मंत्री की पत्नी मान जाती है, वो मार्केट से मछली मंगाती है। और जैसे ही वो नौकरानी मछली काटती है तो उसमें से सोने की डब्बी निकलती। तो नौकरानी भगी भगी मालकिन के पास जाती है, मालकिन देखो देखो इस मछली के पेट में से क्या निकला। तो उस मछली के पेट में से वही सोने की डब्बी निकलती है और उसके अंदर मोती भी विराजमान होता है। तो वो मंत्री की पत्नी ले जाती है, वो दिखाती है अपने पति को, अरे देखो ये तो मछली के पेट से निकल गई। तो वो दिखाता है, वो मंत्री कहता है ये तो सब भगवान की करनी है। वो कहती है ऐसे करो अब आपको कुछ नहीं होगा, अब शाम को आराम से आके मछली खाना, पहले ये आप राजा की अमानत राजा को दे आओ। मंत्री कहता सही कह रही हो तुम, अब मैं आके शाम को आराम से खूब भरपेट भोजन करूंगा, अभी मैं जाकर आता हूँ। जाता है, वो राजसभा लगी होती है, राजा पूछता है क्या हुआ मंत्री जी कहाँ है, मेरी सोने की डिब्बी कहाँ है। तो राजा के सामने वो पेश कर देता है। राजा हैरान हो जाता है, राजा कहता है ये डिब्बी तुम्हारे पास कैसे आई। मंत्री कहता है कैसे आई महाराज, आप ही ने तो मुझे दी थी रखने के लिए, आप ही की अमानत है, आपने मुझे दी थी, मेरे पास थी जो मैंने आपको दे दी। तो राजा कहता है वो तो सही है, लेकिन मैंने एक कूटनी को भेजकर ये तुम्हारे घर से चोरी करवा ली थी, और कल ये मेरे से, जब मैं रानी जी के साथ नदी के पास खड़ा था तो ये मेरे से उधर गिर गई। तो मंत्री कहता है देखो मैंने कहा था जो होता है भगवान के हाथ में होता है, आपने बेशक मुझसे ये चोरी करवा ली थी, लेकिन वापस मेरे पास आ गई, क्योंकि भगवान ने अभी मेरी सांसें वापस लिखी हुई है और मेरी मौत अभी आई नहीं है। राजा खुश हो जाता है, उससे प्रसन्न हो जाता है कि वाकई तुमने इस हालात में भी अपना हौसला नहीं छोड़ा, अपनी जिंदगी जीने का तरीका नहीं छोड़ा। छोटी सी कहानी है दोस्तों, जो हमें ये सिखाती है हालात कुछ भी हो,
खुश रहना या ना रहना हमारे हाथ में। कई लोगों के पास सब कुछ है लेकिन वो खुश रहना जानते ही नहीं, और किसी गरीब की झोपड़ी में कुछ भी नहीं है फिर भी वो लोग बहुत खुश है। अब आप खुश रहना चाहते हैं कि नहीं, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। कमेंट बॉक्स में जरूर